वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे चरक संहिता और आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता पर। आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम क्षेत्रीय, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एमडी योगा, सीसीवाईपी बीएचयू, आईपीआर प्रोफेशनल, डायरेक्टर ऋषि कल्प हेल्थ केयर इंटरनेशनल इंडिया एमपी। लेट्स स्टार्ट वीडियो। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर अनुपम, और आज हम एक नए सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो कुछ विशिष्ट है, कोरोना वायरस एवं चरक संहिता। आज पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, और अगर हम आज के डाटा की बात करें तो 1,96,05,519 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 7,25,064 इतनी डेथ हो चुकी हैं पूरे विश्व में, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं कि इसका अंत क्या होगा और ये इन्फेक्शन अभी कितना बढ़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। WHO समय समय पर अपनी गाइडलाइन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या कुछ मिस कर रहे हैं, अभी भी क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, और उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस और चरक संहिता, ये टॉपिक से ही हम ये अंदाज़ लगाते हैं कि क्या कोरोना वायरस का जिक्र आयुर्वेद के ग्रंथों में या शास्त्रों में पहले से मौजूद है, या ये एक नोवेल कोरोना वायरस है जिसको पेंडेमिक घोषित किया है WHO ने। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा कि आचार्य चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ को प्रतिसंस्कृत किया। महर्षि अग्निवेश ने सतयुग के अंत में उसको लिखा, और एक बहुत विशेष बात जो चरक संहिता में लिखी गई है कि जो चरक में है वो इस वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो चरक में नहीं। जनरली हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसका कीन ऑब्जर्वेशन करें तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। जैसा कि मेरे कुछ समझ में आई चीज़ें तो मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो कोरोना वायरस, अभी बहुत सारी लोग दावे कर रहे हैं कि इसमें ट्रीटमेंट है, इस पैथी में ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बोला गया कि आर्सेनिक एल्बम दीजिए तो हम उससे बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारी गाइडलाइन आई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, तो इसका ट्रीटमेंट का दावा हर कोई कैसे कर सकता है। तो आचार्य शार्ंगधर ने भी एक सबसे अच्छी बात कही है। अगर हम शार्ंगधर संहिता की बात करें तो महर्षि शार्ंगधर ने कहा हुआ है कि जो भी डिजीज मैंने इस ग्रंथ में लिखा है वो या तो कभी थी या है या होगी, इसके बाहर न होगा। और अगर हम इसका कीन ऑब्जर्वेशन करें तो ये 100% सत्य पाया जाता है। हम इन चीज़ों से क्यों अभी तक अनभिज्ञ हैं। आज 4-5 महीने हो चुके हैं भारत में आए हुए, और पूरे विश्व में दिसंबर से फैल रहा है, और सितंबर से ये धीरे धीरे वुहान से शुरू होकर और दिसंबर और अभी तो पूरे विश्व में फैल चुका है। कुछ देश बचे हुए हैं। बीच में हर्बल की बात हुई थी। तो क्या वायरस और वैक्सीन, क्या हम यही तक सीमित हैं? हम मिस क्या कर रहे हैं? अगर हम चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता जो है वो आज का 100-200 साल पहले का लिखा हुआ ग्रंथ तो नहीं है। चरक संहिता जो है वह महर्षि अग्निवेश के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और महर्षि अग्निवेश, अगर हम चरक संहिता को ओपन करें तो फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन है कि सतयुग के अंत में जब रोग बढ़ने लगे, उस समय सतयुग में बीमारी नहीं होती थी उस हिसाब से, तो सतयुग के अंत में अगर हम थोड़ा सा हम साइंस को, साइंटिफिक थ्योरी को थोड़ा सा हम वैदिक की ओर अगर हम मोड़ें, है ना, 5 मिनट के लिए, तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं।
चरक संहिता जो महर्षि अग्निवेश के नाम से अग्निवेश संहिता था, सतयुग के अंत में वो स्वर्ग से यहाँ पे आया और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई और उन्होंने कंपाइल किया और ऐसा बड़ा सा ग्रंथ लिख दिया जिसमें युगों युगों तक भी रिसर्च होती रहे तो भी कम पड़ेगी। और 350 प्रकार से भी ज्यादा पैथियां आज चरक संहिता से निकलकर पूरे विश्व में नए नए नामों से प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं। लेकिन मूल ग्रंथ को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कालांतर में संस्कृत का नॉलेज धीरे धीरे कम होता गया, तो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे तो हम अपनी चीज़ों को भूलते चले गए। तो यहाँ पर जब कोरोना वायरस से रिलेटेड सरकार ने मंगाई थी तो 30 मार्च को मैंने भी कुछ एनालिसिस करके भेजा था। ये उसका डाटा है जो प्रधानमंत्री जी को भेजा गया था। इसमें मैंने लिखा था कि कोरोना वायरस को हम सिर्फ वायरस के तौर पर देख रहे हैं। क्या एक वायरस है? क्या सिर्फ एक ये वायरस है जिसकी मॉर्फोलॉजी हमें क्लियर कर अभी पता नहीं है? अभी हमें न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि ये 6 प्रकार का है। ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें अभी तक भी क्लियर नहीं है और पूरी दुनिया वैक्सीन पे टिकी हुई है कि वैक्सीन आएगी और वो लग जाएगी तो हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्या केवल वैक्सीन ही इसका इलाज है? क्या वैक्सीन बन पाएगी? यहाँ पर हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, अगर वैक्सीन वो बन भी जाती है तो वो कितनी कारगर होगी? अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमने जो भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजी थी, मेरा जो एनालिसिस जो मैंने पाया, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी एक विशेष बात मैं आपसे कहूँगा। पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि लगभग जनवरी से 2019 में 23 दिसंबर 2019 को नासा ने कहा था कि 2020 विल बी अ क्रंच ईयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। उसने एक सटीक भविष्यवाणी करी थी कि 2020 जो है वह आपदा का समय रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, आंधी, भूकंप, इस तरह की बहुत सारी चीजें मनुष्य को और मानव जीवन को प्रताड़ित करेंगी, जिसमें कोरोना जो है वो सबसे लीडिंग में है। तो अगर हम बात करें तो वुहान जब शुरू हुआ तो वुहान में बहुत महामारी फैली, बहुत तबाही हुई और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो महर्षि चरक ने बताया है वो जनपद ध्वंस का बताया है। जनपद ध्वंस का मतलब होता है कि जब पूरी की पूरी कम्युनिटी किसी रोग से ग्रसित होकर, चाहे वो किसी भी प्रकृति, किसी भी नेचर का, किसी भी इम्यूनिटी वाला पर्सन हो, जब एक तरफ से बीमारी सबको इन्फेक्टेड करती है तो वह जनपद ध्वंस कहलाता है। आचार्य चरक ने विमान स्थान में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आज हम WHO जो है, आज हम एक महामारी, WHO ने एक महामारी देखी है ना? उस समय WHO था भी नहीं जब 2020 के पहले, आज से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय WHO नहीं था। तो WHO ने एक महामारी देखी और इसी में ही हालत खराब हो गई सबकी। आयुर्वेद ने जब जनपद ध्वंस के रूप में महामारी के कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ऐसी पता नहीं कितनी हजारों महामारियों को आयुर्वेद ने झेला होगा और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी किया होगा, उसका निदान भी किया होगा। तो आज पिछले 100 सालों में हम कुछ एनालाइज नहीं कर सकते कि हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, महर्षि चरक ने जो जनपद ध्वंस के जो कारण बताए हैं वो 4 कारण बताए हैं: वायु, देश, काल और जल। और अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें, यहाँ पे मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोरोना वायरस क्यों आया है? अपने साथ कुछ ना कुछ साथ में लेके चल रहा है और हम कुछ नई नई चीजें जो हैं वो जनवरी से अभी तक हम देखते आ रहे हैं और आगे भी हम देखते जाएंगे।
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो 4 फैक्टर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वायु। कोरोना वायरस ये डिस्क्रिप्शन 3rd चैप्टर में विमान स्थान में दिया हुआ है। ये रिपोर्ट भी मैंने भारत सरकार को भेजी थी कि जो वायु है, कोरोना वायरस स्प्रेड्स विद ह्यूमन कांटेक्ट इन बिटवीन अप टू 6 फीट। तो वायु इसका एक सबसे बड़ा कारण है। और अभी वात का काल चल रहा है। पिछले महीने मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वात का काल जब आएगा तो कोरोना वायरस की ग्रोथ बहुत तेजी से फैलेगी, क्योंकि कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है, आयुर्वेद में उसको ये बोला गया है वात के काल में वो तेजी से फैलता है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो। तो वो इन्फेक्शन जो है अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये सावन का महीना लगा है उसके बाद से दुगनी तेजी से ये फैलने लगा है। अभी ये स्पीड पकड़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आयुर्वेद का हजारों लाखों साल जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है ये स्पष्ट है, और ये किसी एक बीमारी के लिए नहीं है या कोविड के लिए नहीं है। इस तरह की हजारों बीमारियां आ चुकी हैं इस तरह, और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। और जो जो ये सिद्धांत है तो वो हर जगह इम्प्लीमेंट बराबर तरीके से हो रहा है। दूसरा फैक्टर होता है देश। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन देश से हुई है, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो चीन देश यहाँ पर कारक हुआ। चीन देश के कारण ये पूरे विश्व में यह रोग फैला, क्योंकि चीन ने आर्टिफिशियल वायरस बनाया और उसको फैलाया। तो यहाँ पे चीन जो है वो एक देश, सबसे बड़ा कारक जो है वो देश, ये सेकेंड फैक्टर में आता है। 3rd नंबर है काल। मैं कुछ यहाँ पर नॉन मेडिकोज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा ये काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है, तो यहाँ पर मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि आयुर्वेद में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और नक्षत्रों की गणना के आधार पर काल को जोड़ा जाता है। अगर ज्योतिष की हम बात करें तो ज्योतिष में अगर कोई टाइम जो है वो सही समय नहीं चल रहा है, तो मेरा एक मेरे YouTube में एक वीडियो भी है जिसमें बहुत अच्छी ज्योतिषीय गणना दी हुई है कोरोना के बारे में, और काफ़ी हद तक अगर हम उसको एनालाइज करें तो सही भी बैठ रही है। जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो अनसर्टेन हैं, हर जगह गाइडलाइन नई नई आ रही है, लेकिन ज्योतिषीय गणना जो है वो बहुत हद तक सही जा रही है। और इसे हमें डंके की चोट पे बोलना भी चाहिए, जो सत्य है तो वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो काल की बात है, तो काल इस समय ज्योतिष के हिसाब से काल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। 2020 का काल अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुराने जमाने में चरक संहिता में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि जब भी कोई महामारी आती है, कोई भी जनपद ध्वंस आता है, कोई भी पेंडेमिक डिजीज आता है, तो नक्षत्रों की गणना के आधार पर वैद्य पहले ही उस तरह की जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर लेते थे, या कुछ मेडिसिन को पहले ही प्रिपेयर कर लेते थे, ताकि वो पेंडेमिक आएगा और हम उसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। क्यों प्रभाव को क्यों कम कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा है। मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगा कि कोरोना किससे हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं। 4th फैक्टर जो है वो जल है। यहाँ पे काल की अगर हम बात करें, 23 दिसंबर को नासा ने जो बोला था क्रंच ईयर के बारे में, उसके बाद अगर हम देखें तो मार्च में मैं नेपाल में था और नेपाल में बारिश होती ही रह गई इस बार, और गर्मी का सीजन तो इस बार नहीं आया और बहुत लोगों की फसल भी खराब हुई। तो यहाँ पे जनपद ध्वंस जो पेंडेमिक, जो आयुर्वेद के हिसाब से जो पेंडेमिक है, वो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया काल में कि मीन्स द कॉल इज द टाइम ड्यूरेशन इज गॉड, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये जो काल को जो कंट्रोल करता है, गॉड जो भगवान है, वो चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे बाकी सभी रिलेटिव आपदाएं हो, सबको वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्टिंग करी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये देखिए,
अभी गर्मी में नोएडा में अर्थक्वेक आया, गुजरात में अर्थक्वेक आया, यूएस में तूफान आया, उड़ीसा में लाखों लोग बेघर हो गए और बहुत बड़ा तूफान आया था। और 1 जुलाई को बिहार में फ्लड आया। अभी रिसेंटली 7 अगस्त में, कल की ही बात है, केरल में एक बहुत बड़ा फ्लड आया। 18 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा फ्लड आया। और गर्मी में हमने देखा था ये टिड्डी, एक जो टिड्डी नाम का जो कीड़ा है, वो पाकिस्तान से होते हुए भारत में इंटर करते हुए फिर वो नेपाल साइड भी गया और बहुत नुकसान किया, करोड़ों की फसल उसने बर्बाद कर दी। और ड्यूरिंग लॉकडाउन जो सबसे अच्छी बात थी वो इन फैक्ट्री सारी बंद हो गई, व्हीकल्स बंद हो गए, प्रदूषण, लोग अपने घरों में घुस गए तो प्रदूषण बंद हो गया, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बैलेंस हो गया, गंगा भी शुद्ध हो गई। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हम कोरोना और वैक्सीन इसी में ही लगे हुए हैं? क्या प्रकृति कुछ संकेत दे रही है? क्या हमें उसे नहीं समझना चाहिए? महर्षि चरक ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने ऐसी महामारी का उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट भी बताया है और ऐसे इन महामारियों से बचने के बहुत, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं और सैनिटाइजर से आज हम बहुत जागरूक हो चुके हैं और सैनिटाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत ने हजारों साल पहले और आचार्य चरक ने केवल हैंड सैनिटाइजेशन की बात नहीं करी है, फुल बॉडी सैनिटाइजेशन की बात करी। और उसके बारे में आपसे जब उसके आहार विहार के बारे में बात करूंगा तो जरूर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चरक में कोरोना का जिक्र कहाँ पर है। बीच बीच में आयुष ने भी गाइडलाइन जारी करी और कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये कफ श्वसनक करें तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ श्वसनक ज्वर और बाकी जो डिजीज हैं जो मैं चर्चा करूंगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर डायग्नोसिस की बात है, जो जनपदध्वंस में जो पार्ट होता है बीमारी का, तो यहाँ पर अगर हम राजयक्ष्मा डिजीज की बात करें तो राजयक्ष्मा डिजीज जो है वो हम उसको टीबी से भी कोरिलेट करते हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाते हैं तो टीबी भी ठीक होता है। अगर हम एचआईवी से कोरिलेट करते हैं तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम एचआईवी में अगर राजयक्ष्मा का चलाते हैं तो वो भी पेशेंट ठीक होता है, वो डॉक्यूमेंटेड है। और अगर हम राजयक्ष्मा को कोविड माने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें रिलेट हुई मिलती हैं और मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। ये मैंने मार्च में भेजी थी और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 मॉडर्न एज पर आयुर्वेद। तो यहाँ पर जो राजयक्ष्मा में जो लक्षण हमने पाया, जो फाइंडिंग्स, जो जामा, जो इंटरनेशनल मैगजीन है, उस जामा में findings from Wang et al. Study published on JAMA and based on 138 hospitalized patients. Wang et al. Study ये फरवरी की स्टडी है और उसमें उन्होंने बताया कि स्टेज 1 में जो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 के होते हैं वो फीवर, कफ, मैलेरिया, अभी बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आ रहे हैं और कई तरह से उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन जो जामा में जो पब्लिश है, जो मेन साइन एंड सिम्टम है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फीवर, कफ एंड मैलेरिया, ये 3 सिम्टम सबसे पहली स्टेज में आते हैं जो माइल्ड केसेस होते हैं। ज्वर, जिसको अगर हम सिम्टम्स ऑफ विषमासन जन्य राजयक्ष्मा बोले तो ज्वर, कास और अंश प्रदेश, पार्श्वशूल, हाथ पैर में दर्द। तो ये 3 लक्षण अच्छा डिफाइन किया हुआ है।
कुछ लोगों का मानना ये है कि अरे ये कोरोना जो है ये एक नोवेल है, इसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। आयुर्वेद में कोरोना के बारे में बताया ही नहीं गया है, या वायरस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, वायरस के बारे में, कृमियों के बारे में बताया है, सूक्ष्म कृमि जो वायरस बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में बताया है, लेकिन डिजीज वाइज उसने बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं किया है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि कोई भी वायरस, आयुर्वेद वात पित्त कफ जो त्रिदोष कॉन्सेप्ट है उस पे काम करता है। और अगर वो त्रिदोष पे काम करता है तो अगर हम सपोज करिए कि अगर हमें किसी वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करना है, तो या तो हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे जो उस पर्टिकुलर ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव वायरस को, सॉरी बैक्टीरिया को खत्म करे, या फिर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाएंगे। अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन वायरस या बैक्टीरिया को कैसे मारेगी? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वो वायरस और बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करेगी, वो मीडियम पे काम करती है। त्रिदोष वात पित्त कफ जो त्रिदोष नाशक जो औषधियाँ होती हैं, वात नाशक, पित्त नाशक और कफ नाशक, ये औषधियाँ होती हैं। तो सपोज करिए इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई तालाब है, उस तालाब में मछलियाँ हैं, सपोज करिए वो वायरस, वो मछलियाँ हैं, और वो तालाब जो है वो मीडियम है वात का। तो हमें अगर किसी वायरस को मारना है तो या तो हम उस मछली को, एक एक मछली को हम पकड़ पकड़ के मारें, या फिर हम उस पानी को ही सिखा दें, तो ऑटोमेटिकली सारी मछलियां मर जाएंगी। मीन्स हम मीडियम को ही खत्म कर दें तो अपने आप वो मीडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, त्रिदोष बैलेंस हो जाएंगे, तो अपने आप सारी वायरस और बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो खत्म हो जाएगी। हमें अलग अलग टारगेट नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये स्टेज 2 में हमने जो डिस्क्राइब किया है, और जामा में जो पब्लिश हुआ था, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, द थर्ड वन फैटिक, हेडेक, एनोरेक्सिया, और द सिक्स्थ वन इज डायरिया। तो अगर हम कोरोना की क्रच साध्य, मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो पेशेंट है, उनमें ये 6 लक्षण हमें मिल रहे हैं। और अगर हम राजचमा की बात करें तो फीवर से रिलेटेड हमें ज्वर मिल रहा है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से रिलेटेड हमें कास मिल रहा है, फैटिक से रिलेटेड हमें पार्श्वशूल मिल रहा है, और हेडेक से रिलेटेड हमें शीर्षशूल मिल रहा है। एनोरेक्सिया, अरुचि और डायरिया, ये मल भेद, ये सारे लक्षण हमें, इसको षड रूप ऑफ राजचमा बोलते हैं, ये सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आईसीयू पेशेंट्स और इनक्यूरेबल पेशेंट्स की। तो राजचमा चिकित्सा में एकादश रूप ऑफ राजचमा, उसको इनक्यूरेबल बोला है। और पेशेंट को इतना डायरिया होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। कोविड में भी कई सारे केसेस में ऐसे सीवियर केसेस में देखने को मिल रहा है कि डायरिया ही कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर एकादश रूप ऑफ राजचमा में ड्राई कफ, जिसको चरक में कास बोला हुआ है, इसका हमने कंपेयर किया है, ये देखिए। और फैटिग, अंश ताप, कंधे में ताप, पीड़ा, फेरेंजिया, स्वर भेद, फीवर, ज्वर, नेल्जिया, पार्श्वशूल, हेडेक, शिरोवेदना, वॉमिटिंग या ब्लड वॉमिटिंग सीवियर केसेस में हो रही है। देखिए महर्षि चरक को पता था कि ऐसा होता है और ऐसा होगा, उन्होंने रक्तमोहन बोला है। ब्लड वॉमिटिंग ऐसे पेशेंट्स को होती है। एक्सपेक्टोरेशन, नोजिया, कफ का आना, कफोत्क्लेश, डिस्नोइया, डिजीनेस, श्वास, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और जो कोष्ठा में या पेशाब बोलते हैं, एनोरेक्सिया, अरुचि। एनोरेक्सिया जो है वो माइल्ड केसेस या जो थोड़ा सा लेस सिम्टम वाले हैं उनमें भी आ रहा है। ये टेस्टलेसनेस, अभी एक डॉक्टर्स ने बोला था कि चने गुड़ से भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, कि अगर चने गुड़ का आपको स्वाद नहीं पता चल रहा है तो आपको कोरोना हो सकता है। बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि राजचमा चिकित्सा में बताया हुआ है कि बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि जिह्वा शून्यता मुख वैरस्य, मतलब अगर टेस्ट तो राजचमा होने वाला है, जिह्वा शून्यता होता है।
मीन्स टेस्ट कुछ भी ना पता चले, मुख वैरस्य, मुंह का टेस्ट खत्म हो जाए। और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही अच्छा बताया है। सितोपलादी चूर्ण अगर हम राजक्षमा के केसेस को देते हैं तो वो जिह्वा शून्यता खत्म हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है और अ, बहुत ही अच्छे तरीके से हम राजक्षमा को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम कोविड माने तो राजक्षमा का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सकते हैं। तो विवेक अंजन जी ने लिखा है कि बचाव क्या बताया गया है, इस पे मैं आऊँगा यहाँ पर, उसके बाद बचाव ही है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट जो है, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, तो यहाँ पर एक एक ये भी बात आती है कि आयुर्वेद में मास्क का बताया है क्या? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि गोफणा बंद जो बोला गया है वो मास्क से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और फुल बॉडी सैनिटाइजेशन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। केवल हाथ नहीं धोना है बल्कि औषधियों से फुल बॉडी सैनिटाइज होना है। तो वायरस अगर किसी सरफेस में हम उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 एज पर राजक्षमा। तो जो आयुष ने जो गाइडलाइन जारी करी थी जनपदोध्वंस की, तो वो बिल्कुल सेम है, वैसा ही हमें रखना चाहिए। जो आहार है, हमें कैसा आहार रखना चाहिए? कफवात नाशक आहार और नीम, काला तिल, तिल के लड्डू, घी, गरम जल, भोजन के बाद घृत पान, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। खजूर, मुनक्का और गोट मिल्क, हल्दी, लहसुन, शहद, गुड़, जौ का आटा, इस तरह से राजस्थान में बताया हुआ है। और गर्म पानी को बिल्कुल अमृत बोला है, गर्म पानी हमें पीना चाहिए, जो आयुष की गाइडलाइन में भी बताया गया था। और विहार, विहार में जो बताया हुआ है बचाव कि क्या बचाव करना है, तो यहाँ पर प्राणायाम हमें विहार में, विहार का मतलब होता है कि जो हमारी डेली रेजिमेन है वो हम उसमें हमें क्या करना है, हमें गर्म पानी पीना है और उष्ण जल से हाथ पैर धोना है और व्यायाम करना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियों को सेवन करना है, जिसमें गिलोय और अश्वगंधा, यष्टि मधु और आयुष्वाद जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। वो राजस्थान से अलग नहीं है, वो इसमें ऐसी औषधियों का जिक्र भी राजस्थान में है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो बताई हुई है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि विश्व के किसी भी चिकित्सा शास्त्र में नहीं बताई है, वो है यज्ञ चिकित्सा। केरला में इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि ये 95% तक वायरल लोड को कम करता है। और भी गायत्री परिवार वालों ने भी वायरल इस पे यज्ञ चिकित्सा पे पहले भी बहुत सारी रिसर्च करी है, इस पेंडेमिक के पहले भी। तो यज्ञ चिकित्सा काम करती है, और काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर राजक्षमा में भी यज्ञ चिकित्सा को बताया है, विषादो रोग वर्धना नाम, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है कि विषाद मीन्स अगर हम डरेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो रोग बढ़ेगा। अभी हम इतना डर चुके हैं कि ये पूरा खौफ जो है कि अरे कोरोना हो जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ डॉक्टर्स ने इसे कहा कि ये एक नॉर्मल सा फ्लू है, कुछ भी नहीं है, जैसे सर्दी खांसी पहले भी होती थी अभी भी होती है। हम उसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि नॉर्मल सा फ्लू है, क्योंकि अगर नॉर्मल सा फ्लू होता तो नॉर्मल से फ्लू से 7 लाख लोग तो नहीं मर जाते पूरे विश्व में। और अगर हम ये भी माने कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो आज पूरे देश में आयुष्पात वगैरह से बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिकवर भी हो रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ेस में भी देखे हैं। तो रिकवरी तो आयुर्वेद से बहुत अच्छी हो रही है। और अगर हम बात करें वैक्सीन, क्या इसकी वैक्सीन आएगी, कब आएगी? आरएनए वायरस की वैक्सीन बनना इतना ईजी नहीं होता है, फिर भी अगर वैक्सीन आती है तो कितना कारगर होती है, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर हम आयुर्वेद की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो उससे ना केवल बचे रह सकते हैं बल्कि हम बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं।
हम वायरस वैक्सीन करने से नहीं होगा। जो सुप्रीम पावर है जिसने उस वायरस को बनाया है, कोरोना वायरस जैसे अभी हिमालय में मार्च में एक रिपोर्ट आई थी कि हिमालय की बर्फ पिघल रही है और कोरोना वायरस जैसे 10,000 वायरस वहां पे निष्क्रिय रूप में पाए गए। अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो कोरोना वायरस जैसी और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो क्या वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन तैयार करना इसका सोल्यूशन है? क्या हम प्रकृति को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ये ह्यूमन में ही ये बीमारी क्यों फैली? और इस बीमारी के अलावा जो सराउंडिंग इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो प्रकृति हमें कुछ संदेश देना चाह रही है, हम उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम सिर्फ वैक्सीन की भागदौड़ में वैक्सीन 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 कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, कुछ मिरेकल हो जाएगा और हम बच जाएंगे। क्या हम आंधी से बच जाएंगे? क्या हम तूफान से बच जाएंगे? क्या हमें खाने को अन्न नहीं मिलेगा फसल खराब होने के बाद, तो क्या हम अन्न पैदा कर पाएंगे? हम कहाँ तक लड़ेंगे? तो यहाँ पर प्रकृति जैसे कि स्पेनिश फ्लू आया 20वीं शताब्दी में, उसके पहले भी हर 100 साल में महामारी आई, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। ये हमें समझ जाना चाहिए। वेदों में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम साइंस की भागदौड़ में ऐसा चल पड़े हैं कि उन चीजों को हम ना समझ पा रहे हैं और ना हमें समझाया जा रहा है। तो यज्ञ चिकित्सा जो है, वो अगर हम अपने घर में डेली यज्ञ करते हैं तो इम्यूनिटी भी, वो इनहेलेशन, उसका धुआं जो अंदर जाएगा वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और औषधि स्नान ठंडे प्रदेश के लिए श्वेत सरसों सिद्ध साधित जल से, जो राजस्व में बताया है, वो स्नान करना चाहिए। और वर्षा वाले देश प्रदेश के लिए जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध साधित जल से स्नान करना चाहिए। देखिए आयुर्वेद में कितना अच्छा फुल बॉडी सैनिटाइजेशन बताया हुआ है, विदाउट केमिकल, टोटल हर्बल, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है केमिकल्स का, जो नेचुरल केमिकल्स हैं। और इससे सेल्फ इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात, राजक्षमा को भी संक्रामक बताया है हमारे ग्रंथों में कि एक से दूसरे में फैलता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और अथर्ववेद की अगर हम बात करें, अथर्ववेद में ये कृमिनाशन मंत्र बताया है। और मंत्र की अगर हम थ्योरी की बात करें, मंत्र में बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस हुई, सेशन उस पर भी करूंगा कि मंत्र काम कैसे करते हैं, वो डीएनए लेवल पे कैसे काम करते हैं मंत्र, उस पर भी रिसर्चेस हुई हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मंत्र एक साउंड एनर्जी है, जो संस्कृत लैंग्वेज, जिसको नासा ने सबसे परफेक्ट लैंग्वेज बोला है अंतरिक्ष में भी भेजने के लिए, साउंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वो मंत्र की टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आज झाड़ फूक की चीजें मानकर उसको सीमित कर देते हैं। तो ये मंत्र जो है वो दैवोपास्य चिकित्सा आयुर्वेद की कहलाती है। तो अथर्ववेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, तो हमें इसको भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली गॉड ही है, हम उसे प्रसन्न करेंगे तो वो जब चाहे कोरोना को खत्म कर सकता है। उसके अलावा हम जो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 है आयुर्वेदिक गाइडलाइन में, वो सारा नेट पे अवेलेबल है, आयुष की वेबसाइट में दिया हुआ है। और बहुत सारे पेशेंट उनसे ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद अल्टीमेटली काम कर रहा है। यहाँ पर हम 2020 के वैदिक ज्योतिष विश्लेषण की बात करें। देखिए नासा है, उसको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उसको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का 25 रुपए का कैलेंडर बता देता है विथ टाइम कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ये हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ज्योतिष जैसा साइंस, जिसको हम ढकोसला मान हुआ है कि 2020 में ऐसी महामारी आएगी, जिससे, अब यहाँ पर मैंने कुछ ज्योतिष का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, कि पूरे देश और विश्व में आर्थिक मंदी होगी। भारत का जो पंचांग विक्रम संवत 2076 का है, मीन्स जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो 2019 है, उसमें ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी कि एक विषाणु का प्रकोप होगा जो महामारी बनकर फैलेगा। और हिमालयन पंचांग नेपाल 2077 के अनुसार प्रमादी संवत्सर है। इस प्रमादी संवत्सर में पूरे देश में, विश्व में आर्थिक मंदी होगी।
एक साल पहले ही, उस समय तो ये कोरोना आया भी नहीं था कि यहाँ पर आर्थिक मंदी होगी, कैसे पता था? किसी को नहीं पता था। पूरी दुनिया एक फुल फॉर्म में चल रही थी। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पे जा रही है, जो हम देख रहे हैं। और हम इस चीज़ को पूरा एनालाइज भी कर सकते हैं, जिससे रोजगार इत्यादि में कमी आएगी। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सामान्य जनमानस में रोग एवं शोक का प्रभाव होगा, ये पहले ही कह दिया गया था, जो हम देख सकते हैं। एक्चुअली ज्योतिष में मेरा कुछ चीज़ों, कुछ इंसिडेंसेस हुए। पहले मैं ज्योतिष को नहीं मानता था, और उसके बाद ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट जगा। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जो जिससे मैं इसको प्रैक्टिकली फील करता हूँ। और आचार्य वाघभट्ट ने भी दिस इज नॉट ट्रीटेबल बाय युक्ति और पार्श्व चिकित्सा, केवल ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में हमने काम करना शुरू किया, और हमने ज्योतिष को डिनाई नहीं किया। हमने सोचा देखते हैं कैसे काम करता है। तो जो जो ज्योतिषी उपचार बताया गया था, हमने वो भी फॉलो किया। तो श्वेत्र कुष्ठ जैसी बीमारियों में भी बहुत अच्छे लाभ हमें देखने को मिले, और लाभ देखने को नहीं मिले, वो बीमारी ठीक हो गई। तो 40 कर्मज रोग, जो हमारे जो ऋषि मुनि, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। अगर हम उस चीज को नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। उसके बाद वर्ष कुंडली में लग्नेश आशंका रहेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। अभी अभी रिसेंट में ही प्लेन क्रैश हुआ है भारत में, तो 138 लोग उसमें डेथ हो गए हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है। धान्येश मंगल के शनिग्रस्त होने पर धान्यादि उत्पादन में कमी रहेगी, और बाजार मूल्य भी महंगा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम अन्न की बात करें, तो हम सिर्फ कोरोना वायरस में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो रेनी सीजन का इरेगुलरिटी है, जिसकी वजह से फसल भी खराब हो रही है। अभी मूंग उड़द भी सड़, मेरे एरिया में तो मैं देख ही रहा हूँ, और आप लोग भी अपने बहुत सारी फसल को नुकसान कर चुकी हैं। तो ये ज्योतिषी विवरण बहुत ही अच्छा बताया है। इसका जो उपाय है, वैश्विक ग्रह शांति के उपाय की जो अपने वेदों में बताया है, उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया कि प्रकृति कुछ कहना चाहती है, कोरोना वायरस को लाकर, साथ में इन आपदाओं को लाकर। हम क्यों उसको डिनाई कर रहे हैं? और हमें सिर्फ डिजीज और उसके ट्रीटमेंट पे डिपेंड ना रहकर हमें कुछ वैश्विक शांति के उपाय करना चाहिए। आज अमेरिका भी वैदिक साइंस के मंत्र बोल रहा है, उसके वीडियोस भी वायरल हुए थे। और क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, हम जिस चीज़ को समझ पाते हैं वो पहले ही समझ के इम्प्लीमेंट कर डालते हैं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो इतने बड़े यूनिवर्स को चला रहा है, तो उसकी भी एक प्लानिंग है, उसका भी एक मैनेजमेंट है, इसलिए वो गॉड है। तो अगर हम अपने एग्जिस्टेंस की बात करें, तो अपनी गैलेक्सी में हम नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें दैवोपाश्रय चिकित्सा, आयुर्वेद की युक्त्योपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, तीनों को कोलैबोरेट करके एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिसे प्रकृति जो कुछ कहना चाह रही है, जो एक संदेश देना चाह रही है कि सुधर जाओ। और हाँ, मैंने सिर्फ ह्यूमन में ही दिया है। आज की डेट में सारे एनिमल्स बहुत सुखी हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं लग रही है, क्योंकि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन है इस वायरस का। और हम कितनी भी नई नई थ्योरी ला लें, लेकिन अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं तो फैल भी उतनी तेजी से रहा है, हम उसको रोक तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वायरस का एक सिस्टम होता है कि वो एक पीक पे जाके वो डाउनफॉल होता है। तो आयुर्वेद में जो जन पदोधन का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही मोस्ट ऑथेंटिक है। और कितनी भी गाइडलाइंस हम पिछले महीने में देखें कि चेंज होती चली गई, लेकिन आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मार्च में भी वही थे, अभी बारिश के सीजन में भी वही है।
जाता है, तो ये भी यही रहेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ जो हमारे ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट थे वो हजारों साल पहले लिख के चले गए, और ये हर महामारी में इम्प्लीमेंटेड होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमें चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। और आज भी हम अगर यज्ञ चिकित्सा, दैवोपाश्रय चिकित्सा, जो ईश्वर को जो प्रसन्न करने वाली चिकित्सा होती है, तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट। जिस मंत्र से और रत्न पहनकर ऐसी बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, वो भी बहुत साइंटिफिक है। तो यहाँ पर अगर हम उसको फॉलो करें तो हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और आचार्य चरक ने जैसा कि बोला है कि नानाविभूषितम द्रव्यो किंचित द्रव्यम उपलभ्यते, संसार में ऐसी कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि रूप में ना हो। उसका अलग अलग फॉर्म, औषधि में रूप, औषधि में यूज होता है। तो आयुर्वेद को ही इम्प्लीमेंट करें बिना कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च में ध्यान दिए, तो हम ऐसी महामारियों से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से हम बचे रह सकते हैं और मानव जीवन को बचा सकते हैं। और प्रकृति के संदेश को हमें, हमारी जितने भी कंट्रीज की सरकार है, उनको समझकर एक निर्णय लेना चाहिए कि प्रकृति से छेड़छाड़ जरूरी नहीं है, हमें बचे रहना है, हमें अस्तित्व को बचाना है। तो प्रकृति की एक करवट भी अगर हुई तो जिस तरह से पूरा संसार भी हिला हुआ है, तो प्रकृति के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि चरक संहिता में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, समझने की ज़रूरत है और एनालाइज करने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम सत्वावजय चिकित्सा से अपने सत्व को बढ़ा सकें और डिप्रेशन में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनको हम समझा सकें और उनको हम जागरूक कर सकें, और युक्तोपाश्रय चिकित्सा से हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे सकें पेशेंट्स को, और दैवोपाश्रय चिकित्सा से जो हम इन्हेलेशन, जो धुआं होता है उसके इन्हेलेशन से हम तो इम्यून हों, साथ में जो मंत्र चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा में जो यूज होती है, तो उससे हम एक भगवान से ये विनती कर सकें कि अल्टीमेटली गॉड इज अल्टीमेट पावर, तो वही वो चाहे तो कोरोना को कभी भी कंट्रोल कर सकता है। तो हमें इन चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोगों के जो डाउट्स हों या मेरे से बोलने में कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं एक मित्रवत, और मैं उसको एनालाइज करके और कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो बहुत विस्तृत है और हम सिर्फ 1% ही उसका जानते हैं। हमारी आती रहेंगी अगले 100 साल में या अगले 200 साल में, भले वो ह्यूमन मेड हो या नेचुरल हो, कोई ना कोई कारक होता है। तो ये आयुर्वेद ही है जो आगे भी हमें सेव करेगा, इसलिए इन ग्रंथों को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके वैदिक साइंटिफिक की एक नई टर्मिनोलॉजी होती है, वैदिक साइंटिफिक हमें होना चाहिए। और इसी के साथ इस सेशन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे से जुड़े रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। नमस्ते।